नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप उत्तराखंड के मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि आप अपनी जर्नी स्वयं ही प्लान करें और सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि आप अपने ट्रिप को बड़े आराम से बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय कर सकते हैं। तो इन सभी बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक टूर पैकेज बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन है 5 नाइट 6 डेज़ का, जिसमें कि हम घूमेंगे मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार को। अब ये पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आइए इससे पहले मिलकर एक्सप्लोर करते हैं उत्तराखंड की इन खूबसूरत जगहों को। इस टूर के दौरान जिन स्थानों को हम घूमेंगे उनका सीक्वल कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम चलेंगे पहाड़ों की रानी मसूरी को एक्सप्लोर करने, जो कि एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। मसूरी के बाद हम चलेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को एक्सप्लोर करने, जो कि एक प्राकृतिक स्थान है और यहाँ पर कई सारे पर्यटक स्थल हैं। देहरादून के बाद हम चलेंगे योग नगरी ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने, जो कि कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग और कई सारे धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश के बाद हम चलेंगे हरिद्वार के लिए, जो कि एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर कई सारे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल हैं जिनके हम दर्शन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टूर की। आज है हमारा पहला दिन इस ट्रिप का। हम पहुंच चुके हैं देहरादून और देहरादून हम पहुंचे हैं बाय ट्रेन, क्योंकि देहरादून में ट्रेन की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है और आप देहरादून ट्रेन से बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। और देहरादून पहुंचने के बाद हमारे एक्चुअल टूर पैकेज की शुरुआत होती है। हमें लेने आ चुकी है गाड़ी, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और ये टूर पैकेज हमने बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसमें हमें कार की फैसिलिटी मिली है और इसमें कई और भी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमें मिलेंगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं देहरादून से मसूरी के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 35 किलोमीटर्स का। फाइनली इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके हैं मसूरी। और मसूरी में जिस होटल में हम स्टे करने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये हमारा रूम है मसूरी का और ये काफ़ी लग्जरी है और इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है और सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। नीचे की साइड एक छोटा सा फ्रिज भी दिया गया है, जो कि अगर आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो रूम है वुडन फर्निश के साथ है, साथ ही इसका जो टॉयलेट एरिया है वो भी पूरी तरह नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा टॉयलेट एरिया है। इसमें भी साफ़ सफाई का अच्छे से ख्याल रखा गया है। हमारे इस होटल रूम की एक और इम्पॉर्टेंट ख़ास बात ये है कि ये एक बालकनी रूम है और इसकी बालकनी से जो नज़ारा नज़र आता है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। आप मेरे साथ देख पाएंगे ये पहाड़ों का नज़ारा, जो कि यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। जैसा कि मसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी, तो इस जगह से आप एक्चुअल में फील कर पाएंगे कि मसूरी पहाड़ों की रानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि दूर दूर तक आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। अब होटल रूम में चेक इन करने के बाद अब हम चल रहे हैं मसूरी को एक्सप्लोर करने। मसूरी की अब एक बेहद खूबसूरत जगह पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है भट्टा फॉल।
जैसा कि इसका नाम है भट्टा फॉल, ये एक वाटरफॉल है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ से बहता है। इसका नाम भट्टा फॉल इस वजह से रखा गया है क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन पे पड़ता है जहाँ पर भट्टा गांव है, यानी कि भट्टा गांव के अंदर ये वाटरफॉल आता है। तो और गांव के नाम से इस वाटरफॉल का नाम भट्टा फॉल रख दिया गया है। अब हम भट्टा फॉल के मेन व्यू पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां से भट्टा फॉल नीचे की ओर आता है। जो इसका आगे वाला फ्लो है वो तो देखने में अच्छा है ही सही, लेकिन जो इसका मेन ओरिजिन पॉइंट है जहां से ये झरना गिरता है, ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये वाटरफॉल काफ़ी अच्छे फ्लो के साथ यहाँ पर आ रहा है। भट्टा फॉल के बारे में एक फ़ायदे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भट्टा फॉल को देखने के लिए आपको किसी तरह का एंट्री शुल्क नहीं देना होता। हालांकि कई बार हम देखते हैं कि भट्टा फॉल को देखने के लिए लोग 50 रुपीज़ का चार्ज दे रहे हैं या फिर रोपवे से नीचे आ रहे हैं। तो वो चार्जेस किस चीज़ के हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। भट्टा फॉल का तो जैसे मैंने आपको बताया कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ पास में एक अम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ है, एक फ़न जोन बना हुआ है जहाँ पर कई तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स आपका मज़ा ले सकते हैं। उसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का एंट्री के लिए। तो ये है भट्टा फॉल के पास में बना हुआ एडवेंचर पार्क, जहाँ पर एंट्री लेने के बाद आप कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जिप लाइन की एक्टिविटी होती है, जिप लाइन आप यहाँ कर सकते हैं। स्काई साइकिलिंग आप कर सकते हैं, जिसमें कि एक तरह से रोप के थ्रू आप साइकिल चला सकते हैं हवा में, जो कि काफ़ी एडवेंचर एक्सपीरियंस होता है। साथ ही नीचे की साइड आप देखेंगे तो एक छोटी सी झील नुमा बनाई हुई है, जिसे कई लोग भट्टा झील भी बोल देते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, इस फाउंटेन का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन ये जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ अंदर होती हैं, इनका चार्ज अलग से होता है। जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उसका सेपरेट चार्ज होता है एंट्री चार्ज के अलावा, तो वो आपको यहाँ पे करना होता है। बाकी ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। अब मसूरी की एक बहुत फेमस स्थान हम देखने चल रहे हैं, जिसका नाम है केम्प्टी फॉल। ये नाम केम्प्टी फॉल क्यों पड़ा, इसके बारे में मैं आपको नीचे चलकर जानकारी दूंगा। और ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है टूरिस्ट के बीच में। अगर कोई व्यक्ति मसूरी आता है तो केम्प्टी फॉल ज़रूर देखता है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं केम्प्टी फॉल के मेन व्यू पॉइंट पर, और यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं हमारे पीछे केम्प्टी फॉल का बेहद खूबसूरत नज़ारा। केम्प्टी फॉल के जस्ट सामने ही एक ओवर ब्रिज बनाया हुआ है, ताकि जो वाटरफॉल है उसका अच्छा व्यू लिया जा सके। और एक्चुअल में ये एक अच्छा पिक्चर पॉइंट भी है। अगर आप यहाँ आते हैं तो काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वाटरफॉल जस्ट आपकी हाइट पर नज़र आता है। अगर आप नीचे से पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ अपना कैमरा टिल्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो पॉइंट है, यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारी सीध में वाटरफॉल आता है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर पाते हैं। अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं मसूरी के, जहां से मॉल रोड की शुरुआत होती है। इस पॉइंट का नाम है पिक्चर पैलेस। जो मॉल रोड है उसकी खास बात क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़कर हम देखेंगे। अब मॉल रोड के मुख्य एरिया के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। वैसे तो मॉल रोड काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे मार्केट एरिया आते हैं, जैसे कि कुलरी बाज़ार इसमें आता है, लाइब्रेरी बाज़ार इसमें आता है। लेकिन यहाँ की ख़ास बात यह है कि एक तरह का लोकल मार्केट है और टूरिस्ट के बीच में इसलिए मशहूर है बिकॉज़ यहाँ पर हर तरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप कुछ कपड़े लेना चाहते हैं तो कपड़ों की दुकानें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर आप कोई फूड आइटम ट्राई करना चाहते हैं तो फूड आइटम
किरान की दुकानें आपको मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप कोई हैंडीक्राफ्ट या फिर जो फैंसी चीज़ें होती हैं वो अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी शॉप्स मिल जाएंगी। हैंडीक्राफ्ट की दुकानें साइड में हैं। और इस तरह के अगर आप कुछ शो पीस वगैरह लेना चाहते हैं तो उसकी दुकानें मिल जाएंगी। मतलब कुल मिला के एक तरह का कॉम्पैक्ट मार्केट है जिसमें कि हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और जब हम शाम के समय यहाँ आते हैं तो एक अलग ही नज़ारा होता है, जगमगाता हुआ ये मॉल रोड नज़र आता है। तो शाम के समय आप यहाँ ज़रूर आएँ। अभी हम मसूरी मॉल रोड पर ही चल रहे थे, लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ से बहुत ऊपर हम खड़े होकर पूरा देहरादून का नज़ारा देख सकते हैं। और जब रात्रि के समय हम देहरादून का नज़ारा देखते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा नज़र आता है। नीचे जो पूरा देहरादून है वो जगमगाता हुआ नज़र आता है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स का जो मिल्की वे है, यानी कि जो तारों का समूह है, वो एक साथ हमें नज़र आ रहा है। रात को तारों का नज़ारा अगर आसमान में देखें तो तारे भी इतने ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे जितने कि देहरादून के घरों की जो लाइट्स नज़र आ रही हैं वो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो अच्छा पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर खड़े होकर इस खूबसूरत नज़ारे को निहार सकते हैं। अब रात्रि हो चुकी है, हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब डिनर के बाद हमारे इस ट्रिप के पहले दिन का समापन होता है। आज है हमारा दूसरा दिन मसूरी में और अब हम चल रहे हैं धनौल्टी के लिए, जिसका डिस्टेंस मसूरी सेंटर से लगभग 32 किलोमीटर्स का है। फाइनली अब हम धनौल्टी में पहुंच चुके हैं और धनौल्टी में जो सबसे पहला स्थान हम देखने जा रहे हैं वो है माँ सरकुंडा देवी मंदिर, जहां पर हम दर्शन करेंगे। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और मंदिर तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो आप बाय वॉक जा सकते हैं मंदिर तक और मंदिर का रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। कुछ सीढ़ियां हैं, कुछ रास्ता है जो कि आपको 1.5 किलोमीटर एक तरह से पहाड़ पर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जाना होता है। और दूसरा तरीका है बाय रोपवे, यानी कि केबल कार के थ्रू आप बड़ी आसानी से ऊपर जा सकते हैं। एक टिकट का मूल्य है 205 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति का 205 रुपये लगता है अप एंड डाउन का, ऊपर और नीचे जाने का। तो चलिए अब चलते हैं रोपवे के थ्रू माँ के दर्शन के लिए। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं माँ सरकुंडा माता के मुख्य परिसर में। ये प्रांगण है माँ सरकुंडा माँ का और आप मंदिर देखेंगे तो मंदिर बड़े ही खूबसूरत डिज़ाइन में बनाया गया है। मंदिर का जो बाहर से आर्किटेक्चर है बड़ा ही खूबसूरत है। एक तरह से स्लोप के रूप में मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। मुख्य मंदिर के साथ साथ मंदिर में और भी कुछ छोटे मंदिर बनाए गए हैं। एक भगवान शिव का मंदिर है जहाँ पर भी हम दर्शन करेंगे। वैसे माँ सरकुंडा देवी मंदिर के बारे में जो विशेषता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। माँ सरकुंडा देवी को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माँ सती का जो सिर वाला पोर्शन था, यानी कि सिर यहीं पर गिरा था, इस वजह से इस स्थान को शक्तिपीठ भी कहा जाता है और ये एक सिद्ध पीठ भी है। माँ सरकुंडा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आपको यहाँ से दिखने वाला जो नज़ारा है वो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि दूर तक हिमालय की रेंज नज़र आती है। क्योंकि माँ सरकुंडा देवी का मंदिर इतनी ज़्यादा हाइट पर बनाया गया है कि दूर दूर तक के जो बड़े पहाड़ हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है वो यहाँ से नज़र आते हैं। मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखाना चाहूँगा। वहाँ दूर देखेंगे तो बादल नज़र आते हैं, मतलब वो पहाड़ इतनी हाइट पर हैं कि बादल बिल्कुल उनके जस्ट ऊपर हैं और बर्फ़ जमी हुई है। पूरा का पूरा जो वैली का व्यू है वो यहाँ से नज़र आता है।
सुरकंडा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं धनौल्टी के इको पार्क को एक्सप्लोर करने। ये एक प्राकृतिक नेचुरल पार्क है जहाँ पर कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि बर्मा ब्रिज, और यहाँ पर आपके बच्चों, अगर आपके साथ बच्चे वगैरह आए हैं तो उनके लिए झूले वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है। और बीच में लिखा हुआ है आई लव धनौल्टी, जिसके साथ आप कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। धनौल्टी से अब हम वापस मसूरी चल रहे हैं जहां पर और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें अब हम देखेंगे। अब मसूरी के एक फेमस स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है मसूरी लेक। इसका नाम मसूरी के नाम पर ही रखा गया है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ये कोई प्राकृतिक झील नहीं है। और इसकी जो साइज़ है वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोटिंग होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। मतलब अच्छी जगह है अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अगर कपल्स में हैं या फैमिली है या आपके साथ बच्चे हैं तो यहाँ आ ज़रूर सकते हैं। एक शांत जगह है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर। मसूरी के अब एक धार्मिक स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है दलाई हिल्स। इसे हैप्पी वैली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ जो वैली का व्यू नज़र आता है वो तो खूबसूरत है ही सही, लेकिन जब इस नज़ारे को आप देखते हैं तो अंदर से आपको एक खुशी का अनुभव होता है। वैसे इसका नाम दलाई हिल्स इस वजह से है कि यहाँ पर एक बौद्धिज्म टेम्पल बना हुआ है जहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं भगवान बुद्ध के। मोनेस्ट्री के अंदर आते ही सबसे पहले दलाई लामा का एक यहाँ पर स्टैचू बोल सकते हैं या फिर एक पेंटिंग लगी हुई है जो कि जस्ट सेंटर में है, और पीछे है भगवान बुद्ध की प्रतिमा जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही कुछ और देवी देवता हैं जिनके भी स्टैचूज़ साइड में यहाँ पर विराजमान हैं। अभी जो बौद्ध मंदिर में हमने दर्शन किए उसका रास्ता कुछ नीचे से होकर जाता है, लेकिन जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है हिल टॉप के ऊपर, उसके लिए हमें एक अलग रास्ता पकड़कर थोड़ा ऊपर की ओर जाना होता है। फाइनली अब हम दलाई हिल्स के मेन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां भगवान बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमा विराजमान है। इस पॉइंट तक आने पर हमें सिर्फ लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगा और ये डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 200 से 300 मीटर का डिस्टेंस है। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। जो तिब्बतियन कल्चर है, जो बौद्धिज्म कल्चर है, वो इस पूरी जगह में आपको फैला हुआ नज़र आएगा। इतने सारे फ्लैग्स यहाँ पर एक साथ लगाए गए हैं कि जब आप इस नज़ारे के साथ पिक्चर्स क्लिक करेंगे तो ऐसा लगेगा आप एक अलग व्यू में आ चुके हैं, एक नई चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दलाई हिल पर जो ये कई सारे फ्लैग्स हमें नज़र आते हैं, इनके बारे में मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। ये जो फ्लैग्स हैं ये स्पेसिफिक 5 कलर्स के होते हैं और ये 5 कलर हमारे पंच तत्वों को दर्शाते हैं। वो 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, जो कि है जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। ये सभी फ्लैग्स इन 5 तत्वों को दर्शाते हैं। जैसे कि जो रेड कलर है वो फायर को दर्शाता है, यानी कि अग्नि को दर्शाता है। जो वाइट कलर है वो एयर को, यानी कि जो हवा है, उसे दर्शाता है। इसी प्रकार से ये जो 5 कलर हैं ये 5 एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। आज हमारे इस ट्रिप का तीसरा दिन। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है, और अब ब्रेकफास्ट के बाद हम चल रहे हैं मसूरी से देहरादून के लिए। मसूरी से देहरादून जाने वाले मार्ग पर ही एक प्रसिद्ध मंदिर पड़ता है जो कि है श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर अब हम दर्शन करने आ चुके हैं। यह मंदिर प्रसिद्ध है स्फटिक शिवलिंग के लिए। स्फटिक शिवलिंग का अर्थ है कई लाखों साल पुरानी जमी हुई बर्फ जो कि क्रिस्टलाइज होकर के अब पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई है।
फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं देहरादून में, और देहरादून में जिस होटल में हम स्टे करने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है जो मैं आपको अब दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो रूम है काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है और सारा वो इसमें फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। और साथ ही इस रूम का जो टॉयलेट एरिया है, जो बाथरूम है, वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। मैं आपको यहाँ अंदर से थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये जो टॉयलेट एरिया है पूरी तरह साफ़ सफाई का इसमें ख्याल रखा गया है। और ये रूम की ख़ास बात की एक बालकनी रूम है, यानी कि यहाँ से बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा नज़र आता है। थोड़ा सा मैं आपको बालकनी पे दिखाना चाहूँगा। ये जो बालकनी है यहाँ से बाहर का नज़ारा नज़र आता है और साथ ही बालकनी में बाथ टब की सुविधा भी दी गई है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ बैठकर स्नान कर सकते हैं और बाहर के नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। अब होटल रूम में चेक इन करने के बाद हम चल रहे हैं देहरादून को एक्सप्लोर करने। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं देहरादून की एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट प्लेस के पास, जिसका नाम है सहस्त्रधारा। इस स्थान का नाम सहस्त्रधारा क्यों रखा गया है ये आप हमारे पीछे दिखने वाले नज़ारे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सहस्त्र धाराएँ, कई सारी धाराएँ एक साथ बहती हैं। इस वजह से इसका नाम सहस्त्रधारा रखा गया है। सहस्त्रधारा के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर भी है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इसे द्रोण गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने यहीं पर भगवान शिव की तपस्या की थी। देहरादून की एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट प्लेस हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉबर्स केव। इसे रॉबर्स केव क्यों कहा जाता है ये तो हम अंदर जाकर जानेंगे, लेकिन इसे लोकल लैंग्वेज में गुच्चू पानी कहा जाता है। तो फाइनली लगभग 100 से 200 मीटर का रास्ता पार करके हम पहुंच चुके हैं रॉबर्स केव के मुख्य एंट्री पॉइंट पर। यहाँ से जो गुफा है उसकी शुरुआत होती है और इस गुफा की खास बात आप देख सकते हैं कि इस गुफा से इस तरह से पानी बहता है, जो कि इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। इस गुफा की जो लेंथ है वो लगभग 600 मीटर की है, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर से लंबी ये गुफा है। रॉबर्स केव के अंदर हम बढ़ते जा रहे हैं और रॉबर्स केव की खास बात यह है कि जहां हम शुरुआत करते हैं इसमें एंटर करने के लिए, वहां पर इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो घटती जाती है, यानी कि ये सकड़ी होती जाती है। और यहाँ से हम अंदर की ओर प्रवेश करते जा रहे हैं और जब आप अंदर आएंगे तो एक अलग ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि मैं अभी एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। जो अलग ही अनुभव है, यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कोई दूसरी दुनिया में आ चुके हैं, या फिर जैसे कोई थ्रिलिंग हॉरर मूवी हो या कोई थ्रिलर मिस्ट्री हो, उसका फीलिंग आपको यहाँ आएगी। इस स्थान को रॉबर्स केव क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था तो उस टाइम पर जो रॉबर्स हुआ करते थे, यानी कि जो लुटेरे डाकू लोग हुआ करते थे, वो इस स्थान पर छिपकर रहा करते थे। जो भी चीज़ वो लूट कर लाते थे या फिर जो भी वो चोरी करके लाते थे वो यहाँ पर संग्रह करके रखते थे। और एक तरह से ये ऐसा स्थान था जो कि उनको ब्रिटिशर्स से बचाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के नियम कानून के अनुसार चोरी करना या कुछ भी करना वो अलाउड नहीं था, क्योंकि वो भी एक तरह का नियम फॉलो कर रहे थे। तो उस टाइप पर जब रॉबर्स को छुपने की जगह नहीं मिली तो वो इस गुफा को छुपने का स्थान बनाकर रखते थे। इस वजह से इस स्थान का नाम रॉबर्स केव रखा गया है।
अब मैं गुच्चू पानी के मेन व्यू पॉइंट पर पहुंच चुका हूं, जहां पर एक वाटरफॉल बहता है और वो वाटरफॉल आप हमारे पीछे बड़ी आराम से देख पाएंगे। ये वाटरफॉल ही है जिसका पानी पूरी गुफा के अंदर फ्लो करते हुए बाहर की ओर जाता है। अब हम देहरादून के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थान पर पहुंच चुके हैं, जो कि है मेंड्रोलिंग मोनेस्ट्री। ये एक बौद्ध मोनेस्ट्री है जिसे आप देहरादून में एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे जो अभी प्रतिमा देख पा रहे हैं, ये गुरु पद्म संभव की प्रतिमा है, जिन्हें सेकंड बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ कई सारे स्तूप भी बने हुए हैं, जैसे कि आप ये जो छोटे वाले स्तूप देख रहे हैं, ये कई सारे स्तूप हैं जो बने हुए हैं। और जो सबसे बड़ा स्तूप यहाँ पर बना हुआ है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। इस स्तूप की हाइट है 185 फीट्स की और ये एक तरह का मंदिर है। यहाँ ऊपर की साइड हम चलेंगे तो भगवान बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमा नज़र आती है, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही नीचे जो लामा लोग होते हैं उनकी पूजा स्थली है, यानी कि यहाँ पर नीचे पूजा अर्चना की जाती है। और एक दूसरी साइड पर मोनेस्ट्री का एक ऐसा भाग है जहाँ पर जो लामा लोग होते हैं वो वहाँ रहते हैं, मतलब जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनके रहने की जगह भी यहाँ पर बनाई गई है। और जब आप यहाँ आते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आपको आएगी, क्योंकि एक अलग कल्चर में आप होंगे। कुछ नया एक्सप्लोर अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। मेंड्रोलिंग मोनेस्ट्री के अंदर भगवान बुद्ध की एक काफ़ी विशालकाय प्रतिमा भी बनाई गई है, जिसकी हाइट लगभग 107 फीट्स की है। और ये प्रतिमा वाकई में बहुत बड़ी है, लेकिन इस प्रतिमा के ऊपर तक भी जाया जा सकता है। पूरा ऊपर तक नहीं, सिर्फ भगवान बुद्ध के जहाँ पे चरण हैं वहाँ तक जाया जा सकता है। और उसके लिए कुछ स्टेयर्स यहाँ पर बनाई गई हैं, काफ़ी कुछ सीढ़ियाँ हैं जिनसे ऊपर की ओर भी आप जा सकते हैं और यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और साथ ही पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। अब देहरादून के एक पवित्र स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है टपकेश्वर महादेव मंदिर। यह स्थान देवकालीन है। ऐसा माना जाता है कि कई सारे देवी देवताओं ने यहीं पर भगवान शिव की आराधना की है और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें यहीं पर दर्शन दिए हैं। देवताओं के बाद कई सारे ऋषि मुनियों ने भी भगवान शिव की यहीं पर आराधना की है और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें यहाँ पर कई बार दर्शन दिए हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध गुरु हैं जिनका नाम है गुरु द्रोणाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे। उन्होंने भी यहीं पर भगवान शिव की आराधना की है और ये जो शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, इसी स्थान पर भगवान शिव ने प्रकट होकर गुरु द्रोणाचार्य को दर्शन दिए हैं। देहरादून की अब एक इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल प्लेस पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये आपने सीन कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जो जीनियस मूवी है उसमें, और कई सारी मूवीज़ में इस इंस्टीट्यूट के अंदर शूटिंग की गई है। और ये जो बिल्डिंग है इसे कॉलेज की तरह दर्शाया जाता है मूवीज़ के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और इसको अब हम अंदर से भी देखने चलेंगे।
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर अब हमने प्रवेश कर लिया है और इस इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि इसे ब्रिटिशर्स काल में बनाया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो पूरा का पूरा बिल्डिंग बना हुआ है ये ईंटों के स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, यानी कि आप कहीं पर भी स्टोन लगा हुआ यहाँ पर देखेंगे नहीं। और इस वजह से इस इंस्टीट्यूट को गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग सिर्फ ईंटों के स्ट्रक्चर के ऊपर बनाई गई है, जो कि काफ़ी अलग चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और यहाँ ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे तो जो छत का काम किया गया है वो भी ईंटों से किया गया है, यानी कि छत को भी ईंटों की मदद से बनाया गया है। और इंस्टीट्यूट के अंदर 6 अलग अलग म्यूज़ियम्स हैं जिन्हें भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगला स्थान जो हम देहरादून में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है देहरादून का चिड़ियाघर। देहरादून ज़ू के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें 30 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लेना होता है और टिकट काउंटर बाहर ही बना हुआ है। लेकिन ज़ू के अलावा अंदर एक्वेरियम भी है। अगर आप एक्वेरियम भी देखना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। तो अभी हमने दोनों के टिकट ले लिए हैं, एक्वेरियम का भी और ज़ू का भी, और अंदर की ओर अब हम प्रवेश कर रहे हैं। देहरादून ज़ू में कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं और हमारी शुरुआत होती है बर्ड्स वाले सेक्शन के साथ, जहां पर विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। ज़ू के अंदर एक स्नेक हाउस भी बनाया हुआ है जहां पर विभिन्न प्रकार के सांपों को हम देख सकते हैं। देहरादून ज़ू के अंदर बने एक्वेरियम में अब हमने प्रवेश कर लिया है और यहाँ पर काफ़ी सारे फ़िश टैंक्स हैं जिनके अंदर विभिन्न प्रकार की मछलियों को रखा गया है। और शुरुआत होती है इस वाले फ़िश टैंक के साथ और फिर आगे बढ़ते हुए हम कई सारी फ़िशेस और जो एक्वेटिक जीव हैं उन्हें देखेंगे। आज है हमारे इस ट्रिप का 4th डे और हम चल रहे हैं देहरादून से ऋषिकेश के लिए। फाइनली अब हम ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं और ऋषिकेश में कैंपिंग काफ़ी फेमस है, क्योंकि कैंपिंग करने का एक अलग ही आनंद होता है। और जिस कैंपिंग लोकेशन पर हम पहुंचे हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे लाइन से कई सारे कैंप्स बने हुए हैं और इन सभी कैंप्स में से हमें एक कैंप अलॉट किया गया है और वही कैंप मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर फैसिलिटीज़ क्या होती हैं और कैंप अंदर से दिखता कैसे है। देखिए ये कैंप की लोकेशन के अंदर मैं आ चुका हूँ और हमारे कैंप के अंदर एक बेड है जो कि डबल शेयरिंग के साथ है। अगर आप 3 लोग होते हैं तो एक और एक्स्ट्रा बेड लगा दिया जाता है। साथ ही अगर यहाँ ऋषिकेश में जैसे गर्मी है तो कूलर की व्यवस्था की गई है ताकि आपको गर्मी का एहसास न हो। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कैंप के अंदर ही एक टॉयलेट फैसिलिटी दी जाती है जो कि आपका पर्सनल टॉयलेट होता है। यहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट वाली चीज़ नहीं है, अंदर ही कमोड भी है, बाथरूम भी है और वॉश बेसिन भी यहीं पे बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है जो कि कैंप के दौरान आपको प्रोवाइड की जाती है।
कैंपिंग करते हुए अब हम पूल साइड पर आ चुके हैं, जहाँ पर एक पूल बना हुआ है। पूल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक फैमिली के साथ भी यहाँ आते हैं या फ्रेंड्स के साथ भी आते हैं तो इस पूल में एंजॉय कर सकते हैं। ये है हमारी कैंप लोकेशन का डाइनिंग एरिया, जहाँ पर आप अपना फूड ले सकते हैं। कुछ इस तरह का चेयर्स का अरेंजमेंट यहाँ दिया गया है, और जब आप यहाँ आते हैं तो कुछ इस तरह के बुफेस लगे होते हैं, जहाँ से आप अपने फूड आइटम्स अपनी प्लेट पर सर्व कर सकते हैं। और जब यहाँ पर आपको डीजे नाइट या बॉनफायर का मन करे तो इस तरह के यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह भी रखे हुए हैं, जिनको यहाँ पर लगा दिया जाता है बाहर की ओर, और कैंप फायर करके आप यहाँ डीजे नाइट का भी एंजॉयमेंट ले सकते हैं। इस पैकेज को लेते वक्त हमने ऋषिकेश में कैंप स्टे को चूज़ किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो ऋषिकेश में होटल स्टे को भी चूज़ कर सकते हैं। ऋषिकेश के अब सबसे फेमस स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है शिवपुरी। और यह स्थान एडवेंचर लवर्स के लिए एक तरह का स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर होती है रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और कई तरह की एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम गंगा नदी के पास में आए हैं, गंगा जी के किनारे पर आए हैं, जहाँ पर रिवर राफ्टिंग की जाती है। और ये रिवर राफ्टिंग किस तरह से की जाती है, मैं तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की बोट्स होती हैं जिनको हवा भर करके तैयार किया जाता है, और उसके बाद एक बोट में 8 व्यक्ति बैठते हैं, और अगर आपके साथ गाइड जाते हैं तो 9 व्यक्ति एक बोट में बैठते हैं। मतलब जो ये राफ्ट होती है इसमें 9 व्यक्ति की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम, अगर देखा जाए। और इनके चार्जेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो 9 किलोमीटर वाली हैं उसका लगभग 400 रुपये रेट लगता है एक आदमी का, और अगर आप 12 किलोमीटर वाली करते हैं तो इसका चार्ज लगता है लगभग 500 रुपये के आसपास, और अगर आप 16 किलोमीटर वाली करते हैं तो इसका 600 रुपये के आसपास लगता है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के अलावा बंजी जंपिंग और कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। और अभी हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जिसका नाम है थ्रिल फैक्ट्री। ये एक तरह का एडवेंचर पार्क है जो कि शिवपुरी में ही बनाया गया है। रिवर राफ्टिंग पॉइंट इससे काफ़ी करीब है जहाँ से रिवर राफ्टिंग की जाती है। और अगर आप यहाँ पर बंजी जंपिंग करना चाहते हैं, जो कि इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग है, तो उसका कॉस्ट लगता है 4,600 रुपये पर पर्सन का। और इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 117 मीटर का तो इसका जो टावर है वो है, और जहाँ से बंजी जंप किया जाता है वो 107 मीटर का है, यानी कि काफ़ी ऊंचाई से ये बंजी जंपिंग की जाती है। अब ऋषिकेश के सबसे प्रमुख घाट पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है त्रिवेणी घाट। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, जो कि है गंगा, यमुना और सरस्वती। ये तीनों नदियों का संगम होने से ये घाट पवित्र स्थान माना जाता है। और यहाँ पर हर रोज़ शाम को गंगा आरती होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु इस आरती को देखने आते हैं। यहाँ पर अभी आप देख ही पाएंगे कई सारे श्रद्धालु आपको एक साथ नजर आएंगे। ये एक ऐसी प्लेस है जहां पर आपको हमेशा क्राउड नज़र आएगा, जहां पर आपको हमेशा इतने ही लोग नज़र आएंगे। और जब यहाँ पर सीज़न टाइम होता है घूमने का, तो उस टाइम पर तो ये जगह पूरी तरह भर जाती है। लेकिन एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, गंगा आरती देखने के लिए आप टाइम से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले ही आ जाएं। गंगा आरती शाम को 6 बजे से 6:30 बजे के बीच होती है। इसका थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है सीज़न के अनुसार, लेकिन आरती का समय लगभग यही रहता है। तो अभी हम गंगा आरती देखने ही आए हैं त्रिवेणी घाट पर, तो चलिए अब चलते हैं गंगा आरती को देखने।
त्रिवेणी घाट के पास ही एक प्राचीन रघुनाथ मंदिर है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तो वो इस स्थान पर रुके थे और इसी वजह से इस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। रघुनाथ मंदिर के प्रांगण में ही एक ऋषि कुंड बना हुआ है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कई वर्षों पहले यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की थी। फिर बाद में इसी कुंड में जल प्रकट किया गया और यह जल हमेशा इस कुंड में भरा रहता है प्राकृतिक रूप से। और ऐसा कहा जाता है इसी कुंड के नाम से ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश पड़ा है। तो अगर देखा जाए तो धार्मिक रूप से यह ऋषिकेश का सबसे प्राचीनतम स्थान है, जहां पर आपको दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। ऋषिकेश के एक पवित्र और सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। इसे 13 मंजिल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 13 स्टोरी मंदिर है और ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और भगवान शिव यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजमान है। ये मंदिर 13 मंजिल का जो है, हमें घूम घूम कर ऊपर जाना होता है। इस मंदिर में किसी तरह की लिफ्ट नहीं है, आपको पैदल ही ऊपर की ओर जाना होता है और हर लेवल पर भगवान की अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के अंदर ही कई सारी दुकानें भी हैं, जहां पर आप कुछ चीज़ें खरीद भी सकते हैं। और मंदिर के सामने एक लोकल मार्केट है, जहां पर भी कुछ चीज़ें खाने पीने की दुकानें हैं, जहां पर अगर आप चाहें तो कुछ खा पी भी सकते हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि लक्ष्मण झूले के बिल्कुल सामने है। हालांकि अब लक्ष्मण झूला टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है, आप लक्ष्मण झूले की सहायता से गंगा जी के इस पार से उस पार नहीं जा पाते, क्योंकि ये बहुत पुराना ब्रिज है और पुराना होने की वजह से इसका मतलब रिस्क फैक्टर रहता है कि ये कहीं गिर ना जाए, किसी को चोट ना पहुंच जाए। इस वजह से इसे बंद कर दिया गया है। अब ऋषिकेश के सबसे बड़े और प्रमुख आश्रम में हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है परमार्थ निकेतन। और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और ऋषिकेश का प्रसिद्ध आश्रम है, जिसके अंदर लगभग 1000 कमरे हैं, जहां पर श्रद्धालु भक्तजन रहा करते हैं। इसी आश्रम में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा घंटाघर आपको नज़र आएगा। यहाँ साइड में भगवान विष्णु की काफ़ी अच्छी प्रतिमा है जो कि विराजमान है और लिखा हुआ है परमार्थ निकेतन। ये एक तरह से गंगा साइड वाला स्थान है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी साइड हम देखेंगे तो भगवान हनुमान जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, जिसमें कि उनका जो सीना चीरते हुए दिखाया गया है, जिसमें कि उनके हृदय में भगवान राम और माँ जानकी विराजमान है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ परमार्थ निकेतन की कि यहाँ पर गंगा आरती होती है रोज़ाना और शाम को श्रद्धालुओं का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, परमार्थ निकेतन में ही भगवान शिव की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है जो कि गंगा जी के बीच में विराजमान है, जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम के पास ही बना हुआ है गीता भवन, जो कि एक काफ़ी अच्छी जगह है। ये एक तरह का आश्रम ही है, लेकिन यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की अलग अलग लीलाओं का वर्णन भी इस आश्रम में देखने मिलता है। ऋषिकेश के एक प्रसिद्ध झूले के सामने अब हम आ चुके हैं, जिसका नाम है राम झूला। और ये आपको हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये झूला लक्ष्मण झूले के बाद में बनाया गया था, इसलिए कई लोग इसे नया झूला भी बोलते हैं। हालांकि इसके बाद जानकी ब्रिज का निर्माण भी किया गया है, यानी कि जानकी सेतु भी बनाया गया है, वो इससे भी ज़्यादा नया है। लेकिन जो राम झूला है उस पर आप पैदल यात्रा करते हुए एक छोर से दूसरी ओर जा सकते हैं गंगा जी के किनारे। मतलब यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो दूसरी साइड पैदल पैदल जा सकते हैं। इस पे 2 व्हीलर्स आप नहीं चला सकते।
आज है हमारी इस ट्रिप का 5th डे और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है और आप देख पाएंगे ये पूरी तरह से साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है और इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। जैसे कि हरिद्वार कई बार गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसके लिए एयर कंडीशन की सुविधा होनी ज़रूरी है, तो एयर कंडीशनर यहाँ लगा हुआ है। और अगर आप ज़्यादा लोग आते हैं तो इस तरह से आप जो बेड की शेयरिंग है वो भी बढ़ा सकते हैं, मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा बेड का इंतज़ाम भी यहाँ किया जा सकता है। और इस होटल रूम का जो टॉयलेट एरिया है वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। आप यहाँ देख पाएंगे साफ़ सफाई का स्पेशल से ख्याल रखा गया है। और इस होटल में गीज़र भी है, अगर आपको गर्म पानी से ज़रूरत हो तो गर्म पानी के लिए गीज़र की भी सुविधा दी गई है। हरिद्वार के अब सबसे पवित्र और प्रसिद्ध स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है हर की पौड़ी। ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर माना जाता है कि अगर आप स्नान करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत कलश निकला था और जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो यहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थीं। इस वजह से श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि अगर आप यहाँ स्नान करते हैं हर की पौड़ी घाट पर तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी घाट पर ही गंगा जी का पौराणिक मंदिर बना हुआ है। ये प्राचीन मंदिर है गंगा जी का, जहाँ पर विष्णु जी के चरण पद भी बने हुए हैं मंदिर के अंदर। दूसरी साइड देखेंगे पीछे की साइड तो लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है जो ब्लू कलर वाला है, और पास में ही गंगा जी का एक और मंदिर है जो कि नया मंदिर कहा जाता है। और ये पूरा नज़ारा हर की पौड़ी का है, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये घंटा घर है जो कि मेन पॉइंट है हर की पौड़ी का। हर की पौड़ी घाट शाम को होने वाली गंगा आरती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु गंगा आरती को देखने आते हैं। वैसे तो यहाँ सवेरे के टाइम पर भी गंगा आरती होती है, लेकिन शाम के समय की गंगा आरती का एक अलग ही माहौल आपको यहाँ देखने मिलेगा। अभी यहाँ पर शाम के सिर्फ 5 बजे हैं और आप देख पाएंगे श्रद्धालुओं की लाइन लग चुकी है जो कि अभी घाट पर बैठे हैं। ये सभी लोग गंगा आरती का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ से ही नहीं आगे तक भी देखेंगे तो सिर्फ श्रद्धालुओं की आपको लाइन नज़र आएगी। गंगा आरती जो घंटा घर है उसकी अपोजिट साइड में होती है जहाँ पर गंगा जी का मंदिर बना हुआ है। अब शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं और गंगा जी की आरती का समय हो चुका है। ये टाइमिंग सीज़न वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग टाइमिंग 6 से 6:30 बजे के आसपास ही रहता है। और अगर आप कभी गंगा जी की आरती लाइव देखने आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा पहले ही आ जाएं, क्योंकि अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो आपको यहाँ बैठने की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ से गंगा जी की आरती बहुत अच्छी नज़र आती है, वो स्थान है गंगा जी के मंदिर जो यहाँ पर बना हुआ है उसके जस्ट अपोजिट साइड के घाट पर आप बैठिए, उसके मंदिर के जस्ट सामने, वहाँ से आपको आरती का अद्भुत नज़ारा नज़र आएगा।
जी की आरती देखने के बाद हम वापस से अपने होटल में आ चुके हैं और हमारा डिनर रेडी हो चुका है। डिनर और ब्रेकफास्ट हमारे टूर पैकेज में शामिल है। आज है हमारे इस ट्रिप का आखिरी दिन और हम चल रहे हैं हरिद्वार के कुछ और प्रसिद्ध स्थानों को देखने और इसके बाद हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। हरिद्वार में अब हम एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान पर पहुंच चुके हैं जो कि है कनखल, और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है जो कि है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। एक्चुअल में इसके इतिहास से जुड़ी अगर मैं बात करूँ तो यही वो स्थान है जहाँ पर माता सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था और सभी देवी देवताओं को यहाँ पर बुलाया था, आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रण नहीं दिया गया था। लेकिन फिर भी माता सती बिना आमंत्रण के यज्ञ में चली जाती हैं और राजा दक्ष, उनके जो पिता थे, उन्होंने भगवान शिव का यहाँ पर घोर अपमान किया और उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और जो यज्ञ हो रहा था यहाँ पर, उसी यज्ञ में कूदकर अपनी आहुति दे दी। और वही यज्ञ कुंड यहाँ पर मौजूद है दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर माँ सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यही वो मंदिर है जो कि यज्ञ कुंड के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार के एक प्रसिद्ध स्थान पर अब हम पहुंच चुके हैं जो कि है मां मनसा देवी का मंदिर, जो कि अभी आपको हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये मंदिर एक सिद्ध पीठ है, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर पूजन करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें कई सारी दुकानें नज़र आती हैं जहां पर प्रसाद, फूल माला और कई सारी पूजा सामग्री अवेलेबल है जिन्हें आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। मंदिर के बाहर ही एक जूता घर भी बना हुआ है जहाँ पर आप अपने चप्पल जूते जमा करवा सकते हैं और उसके बाद मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। तो अब हम दर्शन कर सकते हैं मां मनसा देवी के। हरिद्वार के एक ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर में हम दर्शन करने आ चुके हैं जो कि है मां माया देवी का मंदिर। और ये मंदिर इतना प्राचीन है कि पुराने समय में हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता था इसी मंदिर के नाम पर, क्योंकि ये माया देवी मंदिर यहाँ प्राचीन काल से है और पुराने टाइम पर जब हरिद्वार को हरिद्वार ना कहकर मायापुरी के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं हरिद्वार की अधिष्ठात्री माया देवी के। हरिद्वार में अब हम देखने जा रहे हैं भारत माता मंदिर को, जो कि एक 7 स्टोरी मंजिल है और ये भारत माता पर समर्पित है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर भारत माता की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं और ये मंजिल 7 स्टोरी का है, तो 7 स्टोरी तक ऊपर जाया जा सकता है। हरिद्वार के खूबसूरत मंदिर को देखने अब हम पहुँच चुके हैं जिसका नाम है पावन धाम मंदिर। इसे कांच का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि मंदिर के अंदर कांच की कारीगरी बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है और साथ ही कांच के रिफ्लेक्शंस कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि एक ही मूर्ति हमें कई सारी नज़र आती हैं। जब हम दोनों साइड देखते हैं तो भगवान की जो प्रतिमा है वो हमें कई सारे नंबर्स में नज़र आती है।
सप्तऋषि आश्रम में अब हमने प्रवेश कर लिया है। यहाँ पर सप्तऋषियों की कुटियाएँ बनी हुई हैं। पुराने टाइम पर जो सप्तऋषि थे उनकी जो कुटियाएँ थीं, यानी कि उनकी जो झोपड़ियाँ थीं, वो यहीं पर बनी थी, लेकिन आज उन्हें मंदिर बना दिया गया है। और इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि जब सप्तऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे और माँ गंगा को यहाँ से बहकर निकलना था, तो सप्तऋषियों को डिस्टरबेंस न हो, उनकी जो तपस्या उसमें भंग ना आए, इस वजह से माँ गंगा ने अपने आप को 7 धाराओं में इस स्थान से बांट लिया था ताकि सप्तऋषियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वो 7 धाराओं के अंदर यहाँ पर बट गई थी और फिर आगे की ओर गई थी। हरिद्वार में अब हम शांति कुंज को देखने आ चुके हैं, जो कि गायत्री परिवार का हेड ऑफिस है। ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें अंदर की साइड हैं। अंदर हम आश्रम देख सकते हैं, यहाँ जो बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, मतलब रुकने की सुविधा दी गई है, वो देख सकते हैं। जो भोजनालय हैं वो भी अंदर की साइड ही है। एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है वो है, और कुछ मंदिर भी अंदर बने हुए हैं। कुल मिला के ये बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके अंदर प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और फिर अंदर एंट्री दी जाती है। अब इसी के साथ हमारे इस ट्रिप का समापन होता है। हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन, जहां से अब हम अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं ये पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी। ये पैकेज हमें पड़ा था 16,500 रुपये पर पर्सन का, जो कि 5 नाइट 6 डेज़ के लिए ये पैकेज था। लेकिन ये जो 16,500 रुपये मैंने आपको रेट बताई, ये 2 लोगों के लिए रेट होती हैं, लेकिन ये रेट आपके लिए कम भी हो सकती है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी। इस पैकेज में हमें सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर इसमें इंक्लूडेड था। इसमें हमें प्राइवेट कैब इंक्लूडेड थी, यानी कि जो कार से हमने सारे साइट सीन करे वो इसी पैकेज में इंक्लूडेड थी। और साथ ही इसमें जो हमने जिस होटल में स्टे करा वो भी इसी में पैकेज में इंक्लूडेड थी। ये सारी चीज़ें हमें इस पैकेज में इंक्लूडेड मिली 16,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। लेकिन ये पैकेज आपके लिए सस्ता भी पड़ सकता है अगर आप मेंबर्स थोड़े ज़्यादा हो जाएं। और वो कितनी रेट होगी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आप 4 व्यक्ति आते हैं तो ये रेट आपके लिए 14,500 रुपये पड़ती है पर पर्सन के हिसाब से। सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको बताई वो सेम रहेंगी। और अगर आप 6 से 7 लोग आते हैं तो इसकी रेट हो जाती है 12,900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और अगर इससे भी ज़्यादा लोग आप आते हैं तो रेटें और ज़्यादा कम हो जाती हैं। कुल मिला के बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी रेट कम होगी, लेकिन फैसिलिटी वही रहेगी। तो अगर आप हमारी तरह ही अपना पैकेज बुक करना चाहते हैं तो आप फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। जो प्राइसिंग है इस पैकेज की वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है सीज़न वाइज, तो आप उनको कॉल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो प्राइस है उसके बारे में पता लग जाएगा कि आपको किस टाइम पे जाना है। उसके हिसाब से जो प्राइसिंग है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो ये हैं उत्तराखंड के कुछ मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।